metals. What are metals? देखिए, okay, so we will define metals on two bases. First basis will be the physical properties, and the second basis will be the chemical properties. Okay, so if you can recall, what are the physical properties of the metal? It is solid. Most of the metals are solid. There are some exceptions too that we will discuss later. Most of the metals are solid. Okay, these are ductile, malleable, sonorous. Anything else? They conduct electricity. So these are the physical properties of the metal. These all properties, I think you are quite aware of it, है ना? इन सब properties में तो कोई दिक्कत नहीं है. So let us have the definitions of all these properties one by one. What is solid? Solid is the property by the virtue of which सारे के सारे metals क्या होते हैं? They are tightly compact to each other. Means the intermolecular space is less. Okay, so what is solid? Solid is the matter in which intermolecular space is less and intermolecular force is more. This is done. What is ductile? Can you tell me? Tell me what is ductile? Yes, they can be stretched and they can be bent in the form of wires. इन सारे प्रॉपर्टीज को एक बार नोट डाउन कर लीजिए अपने रजिस्टर में. इन सारे प्रॉपर्टीज को ना एक बार नोट डाउन कर लीजिए. डक्टाइल इज दैट कैन बी बेंट और दैट कैन बी मेड. ओके, सो इन सब को ना एक बार यू शुड नोट डाउन इन योर नोटबुक. फाइन. व्हाट, अच्छा एक बार जल्दी से सारे डेफिनेशंस डील कर लेते हैं. व्हाट इज मेलिएबल? टेल मी व्हाट इज मेलिएबल. दैट कैन बी गिवन the shape of thin sheets. Okay, what is sonorous? Yes, that produces sound when beaten. Conduct electricity is very simple. अच्छा, can you tell me why do metals conduct electricity?
Why do metals conduct electricity? Why do metals conduct electricity? Because see, this is also in your syllabus, so you have to discuss it. Why do metals conduct electricity? There are two types of objects, okay? So one is metal and the other is नॉन मेटल. देखिए अब जहां तक कंडक्टिविटी का सवाल आता है कि वाई मेटल्स आर कंडक्टर एंड वाई नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अभी आवाज बिल्कुल क्लियर है, नो इश्यूज एट ऑल? ओके फाइन. सो वाई मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिसन केयरफुली. देखिए हमने डिस्कस कर रखा है कि देयर इज एन एटम. उस एटम के मिडिल में क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ओके. और उसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा होता है? दीज आर दी इलेक्ट्रॉन्स. फाइन. न्यूट्रॉन्स हैव न्यूट्रल चार्ज, नो चार्ज. प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज. ये सारी चीजें आप का हो चुका है क्लास 9th में भी. You have read it. Electrons have negative charge, neutrons have no charge, protons have positive charge. Now the thing is, what is electricity? Electricity का मतलब क्या होता है? Electricity simply means the flow of electrons. Electricity जो word है, that is itself derived from the word electron. That's why it is electricity. Electricity बना है electron से ही, okay? अब बात क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कौन सी चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, कौन सी नहीं करेगी, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? दिस विल टोटली डिपेंड अपॉन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. जिस किसी चीज में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली हो सकता है, दैट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी स्मूथली एंड इजीली. दैट इज द केस, ओके. मेटल के केस में क्या होता है, देखिए. टेक एनी एग्जाम्पल ऑफ मेटल. मेटल के आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल आई थिंक यू नो, आउटर मोस्ट शेल KLMN शेल, अगर आपको याद होगा क्लास 9th में आपने पढ़ रखा है, ठीक है. सो आउटर मोस्ट शेल में, टेल मी, यू नो दिस आउटर मोस्ट शेल, यू रिमेंबर दिस आउटर मोस्ट शेल? हाँ, यू रिमेंबर दिस आउटर मोस्ट शेल? ओके, चलिए एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? 11. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? 2, 8 एंड 1. ये आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम के? एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. कोई और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम. एटॉमिक नंबर 12, 2, 8, 2. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. सारे के सारे मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर के 4 के बीच इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. इसका क्या बेनिफिट होगा कंडक्टिविटी में कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज फ्री इन स्टेट. दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन मूव, ठीक है. समझ आ रहा है? दिस कैन मूव, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कैन मूव इजिली. दैट्स वाई ऑल मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? जितने भी मेटल्स हैं सारे के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 से 4 के बीच इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसी वजह से एवरी metal conducts electricity because of this free electron that can move and conduct electricity. Clear है? Any problem? Okay. तो अच्छा, नॉन मेटल के साथ क्या केस होता है कि why they can't conduct electricity? What is the case with the non metal?
इनके पास जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने होते हैं बताइए? 1 से 4। अच्छा, आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? हाउ मच कैन बी द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिटेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम? कैन यू टेल मी? It is not necessarily metal or non-metal or metalloid. Any atom, चाहे वो metal का हो, non-metal का हो या metalloid का हो, can accommodate maximum 8 electrons in its outermost shell. जैसा होता है ना, हमें stability चाहिए होती है, तो हम stable कैसे होते हैं? जैसे किसी के पास जॉब आ जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है ना? कोई अच्छा मतलब कोई सेटल हो जाता है किसी न किसी प्लेटफॉर्म में तो स्टेबल हो जाता है. Means every single organism, whether it is non-living or living, are in search of this stability. So atoms get stability when they fulfill this condition. जब कभी उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है. ठीक है, यही 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही सारी की सारी भागा दौड़ी होती है एटम्स वगैरह में. फाइन. तो देखिए 1 से 4 के बीच इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? मेटल्स में. नॉन मेटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 to 8. तो अगर एग्जैक्टली 8 एटम है नॉन आउटर मोस्ट शेल में, देन इट इज इनर्ट. वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर सकता. इनर्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अक्रिय. अक्रिय का मतलब होता है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता. इसके एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं? हीलियम है, जेनॉन है, नियोन है. ठीक है, दीज आर द इनर्ट गैसेस हम बोलते हैं इसको. आर्गन है. ठीक है, तो दीज आर द इनर्ट गैसेस जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में. एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन्स. और नॉन मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? इन बिटवीन 5 to 7. 8 तो हो नहीं सकते. तो देखिए ये 5. एक बात गौर कीजिए, अब मैं अभी कंडक्टिविटी ही समझा रहा हूं आपको कि व्हाई ऑल मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एक बार गौर से देखिए. सपोज ये पोर्शन दिख रहा है, दिस इज विजिबल. हेलो, ओके, दिस इज विजिबल. फाइन. सो हाँ, yes, this one visible. okay, आवाज ब्रेक कर रही है. हेलो हेलो, इतनी सारी बातें मैंने बताई, समझ आया है या नहीं? उस समय भी आवाज ब्रेक कर रही थी. अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अभी तक आवाज आ गई है ना. सो सी, मैं क्या बताना चाह रहा हूं. सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द एटम. ये इसका आउटर मोस्ट शेल है. सपोज कीजिए कि 1 से 4 के बीच अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको निकलना यहां से ज्यादा आसान होगा, या फिर 5 से 7 के बीच अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको यहां से हटना ज्यादा मुश्किल होगा. किस कंडीशन में ज्यादा मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट शेल से हटना? बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन्स हटेंगे नहीं आउटर मोस्ट शेल से तो फ्लो नहीं होगा उनका, और फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी. तो यू टेल मी, किस कंडीशन में, मेटल के कंडीशन में या नॉन मेटल के कंडीशन में, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटना ज्यादा इजी है? यू टेल मी. बस अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए और बताइए मुझे. मेटल के एटम के कंडीशन में जहां पर आउटर मोस्ट शेल में 1 से 4 इलेक्ट्रॉन है इस जगह, या फिर जहां पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 से 7 है उस जगह ज्यादा आसान है इलेक्ट्रॉन के लिए फ्लो करना? यू टेल मी. पाँच से 7 वाले में ज्यादा आसान है. कैसे? देखिए, इनको अगर यहां से निकलना है तो इनको अपना जो बॉन्ड है, यानी कि द अट्रैक्शन फोर्स बाय विच इट इज बाउंडेड विद द सेंटर, उसको तोड़ करके जाना पड़ेगा. समझ रही हैं?
आउटर मोस्ट शेल में इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ के फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा और फिर जा करके वो यहाँ से हटेंगे. गॉट दिस? सो यू टेल मी कि 4 को यहाँ से हटना इस फोर्स को ओवरकम करके ज्यादा आसान है या फिर 5, 6, 7 को? In which condition the electrons can go easily out of the atom? फर्स्ट, इसमें ज़्यादा सोचने वाली क्या बात है. देखिए, सपोज ये 4, अभी मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाता हूँ, सॉरी 3 ही बनाता हूँ, ठीक है, और एक कंडीशन में मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स बनाता हूँ. अब इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से अगर हटाना हो हमें, इसमें तीनों इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स से बंधे हुए हैं सेंटर से, ये पांचों भी यहाँ पे बंधे हुए हैं, ठीक है. तो इन पांचों को हटाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा हमें फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, तब जा करके ये पांचों के पांचों हटेंगे. बट इन दिस केस इन 3 को ही हमें इस फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा और तब जा करके इनको हम हटा पाएंगे. तो ये ज़्यादा आसान है, 3 को हटाना ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू 5. इसमें ज़्यादा सोचने वाली क्या बात है? यू टेल मी, ज़्यादा सोचने वाली बात है इसमें? So you write down few things. Write down few things. Right? Metals are conductor of electricity. Metals are conductor of electricity because they have less electrons in its outermost shell. They have less electrons in its outermost shell in comparison to non-metals. In comparison to non-metals. Non-metals. Done? Okay. So now this is done. अच्छा, थोड़ी थोड़ी और बात बता दीजिए मुझे फिजिकल प्रॉपर्टी में. What about the density? What is the density? Tell me. नहीं, डेंसिटी बताइए. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हाईली डेंस. Most of the metals are highly dense. Okay, so this much we can discuss in its physical property. Now let us take up the chemical property of metal. जल्दी जल्दी ये अगर हो गया तो मैं रब कर देता हूं. Done? Is it okay? Note it down fast, then we will go to the chemical property. See, what will be the procedure to discuss this chemical property? What will be the procedure to discuss this chemical property? We will go with the reactions. Okay, we will take up all the reactions. We will see that by combining with oxygen how will the metal react, by combining with water how will the metal react, by combining with acids, by combining with bases how will the metal react, by combining with different salts how will the metal react. So this will be our scheme, or this will be our sequence of discussing this chemical property. So let us start with the oxygen. So you give the heading reaction of metal with oxygen. Reaction of metal with oxygen.
reaction of metal with oxygen. Now can you tell me what will be the reaction of metal with oxygen? How will the metal react with oxygen? Any idea? Let us take for example Na. This can't be the familiar example for you, but चलिए आगे भी डिस्कस कर लेंगे. This is the familiar example, magnesium plus oxygen. You tell me what will be the product. और कुछ एक दो और आप ले सकती हैं, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन. दिस इज ऑल्सो अ वेरी फेमिलियर प्रोडक्ट आई थिंक. बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा इन केस ऑफ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन? एनी गेस? नॉट MgO2, दिस इज MgO ओनली. Why would it be MgO2? ये सारे नाइन्थ के हैं. Mg2 plus O2 minus, so they will exchange them itself. MgO done. What will be CaO2? Ca plus O2, this is CaO. इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस इज व्हाट, अगर आपको याद होगा इसका कॉमन नेम, दिस इज नथिंग बट क्विकलाइम. और इसको दूसरे इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड. व्हाट इज Na plus O2? These three examples are more than enough. What is Na plus O2? This is simply Na. क्या लिखूं? NaO. Is it correct or should I change it? Use your formula brain. याद कीजिए कि क्या था इन सब की वैलेंसी वगैरह, रेडिकल्स आपने पढ़ रखा है. टेल मी व्हाट इज Na plus O2? Tell me, Riya, what is Na plus O2? Are you there? Can you hear me? Tell me what is Na plus O2? अच्छा. Tell me what is Na plus O2? अभी क्लियर है ना? वेरी गुड. अच्छा, NaO मतलब मैंने सही लिखा है? नो, दिस इज रॉन्ग. NaO is the incorrect one. Na plus O2 will be C. Na is sodium, this is plus 1. O is oxide, this is 2 minus. One plus, this is 2 minus. So they will exchange each other and this will make Na2O. So this is Na2O, not NaO. ठीक है? Done. This is done. These are the three examples by which we can understand that whenever there will be a reaction of metal with oxygen, then it will form metal oxide. So this will form metal oxide. ठीक है? This you should know. Fine. Now let us go to the next reaction. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? Chemical properties. Next reaction, reaction with water.
what will happen when metal will react with water? This will simply make metal hydroxide plus hydrogen. Okay, for example metal ले लेते हैं एक Na, water is H2O, when they both will combine metal hydroxide यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH plus H2. सिंपल. कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, Mg प्लस H हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रोजन गैस H2, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, Mg प्लस H2O, ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल 2 प्लस H2. ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए. कैल्शियम का लिख लीजिए एक और कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए. वन इज कैल्शियम. सो व्हेन कैल्शियम विल बी एडेड विथ वाटर, so it will give CaOH whole 2 plus H2. एंड अगर एल्यूमिनियम को हम वाटर से रिएक्ट करवाएं, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, कैन यू टेल मी? देखिए एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप, जब कभी भी हम रिएक्शंस देखते हैं, खास करके वो रिएक्शन अगर ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन से रिलेटेड किसी चीज़ का हो, या बेसिकली हम लोग ऊपर नीचे मिला के बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, या फिर किसी और गैस का भी क्यों ना हो, एक बात को आपको ध्यान में रखना है, रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज याद आ रही है? रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद होगा तो मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं. दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज. इसके ऊपर Li आता है, इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज. ये आपको रिएक्शंस एंड इक्वेशन वाले फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ना है, पढ़ चुकी हैं आप, लेकिन इसको एक बार नोट डाउन भी कर लीजिए. दिस मच 2 इक्वेशंस वी हैव डन. अच्छा, एक इसका छूट गया, ये क्या बनाएगा? देखिए एल्यूमिनियम कहाँ है, मैंने ये लिखा क्यों, मैग्नीशियम यहाँ है, उसके बाद एल्यूमिनियम है. एक बात गौर कीजिए, ये या तो ये बनाएगा MgOH होल 2 प्लस H2, या फिर MgO प्लस H2 बनाएगा. डन. इन द सेम वे एल्यूमिनियम भी, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है, तो फिर ये बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, डन.
मतलब समझ आ गया ना, वो पूछ रहा हूँ। ओके गुड, नोट इट डाउन। अच्छा देखिए, एक बात अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो हाइड्रोक्साइड बना ले रहे हैं, लेकिन जो कम रिएक्टिव हैं वो क्या बना रहे हैं? जो कम रिएक्टिव हैं वो बना रहे हैं ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब हम जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे देन ये जिंक ऑक्साइड बनाएगा। ध्यान रखिएगा, वेन एवर वी विल रिएक्ट दिस जिंक विद द वाटर देन इट विल नॉट मेक जिंक हाइड्रोक्साइड, इट विल मेक जिंक ऑक्साइड। फेरस के साथ भी अगर हम रिएक्ट करें तो भी ये आयरन ऑक्साइड बनाएगा, Fe2O3। डन। तो इन सब छोटी छोटी बातों को यू हैव टू रिमेंबर। वो ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं आपको कि ऐसा सपोज कीजिए, वो ऐसा क्वेश्चन देंगे, व्हेन द विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट वन। ठीक है, वो दे देंगे सोडियम प्लस वाटर का रिएक्शन और उसके बाद वो क्या बना देंगे? सोडियम ऑक्साइड, दैट इज इनकरेक्ट। ओके, वो आपको दे देंगे जिंक प्लस वाटर का रिएक्शन और वो बना देंगे जिंक हाइड्रोक्साइड, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। वो आपको एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम प्लस वाटर का रिएक्शन दे देंगे, वो बना देंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। वो आपको कैल्शियम प्लस वाटर दे देंगे, वो बना देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज करेक्ट। सो ये क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं, so you have to remember this. Okay, note it down. If done, then tell me. Okay. Okay. अच्छा, ये वाला मैं रब करूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में रब कर दूं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, दिस यू नोट डाउन, रिएक्टिविटी सीरीज। We are now doing metals, we will do non-metals as well. Okay, so this is all the chemical properties of metals. डन। चलिए, तो थर्ड रिएक्शन देखते हैं। फिर थर्ड रिएक्शन, वी विल रिएक्ट मेटल्स विथ मेटल्स प्लस डिल एसिड। डिल मतलब क्या है? डाइल्यूट। डाइल्यूट किस एसिड को बोलते हैं? जिसमें पानी मिला हुआ हो, कंसंट्रेटेड नहीं हो, डाइल्यूट हो। ओके, सो जब मेटल को हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएगा वो? कैन यू टेल मी? एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए बताना। लेट अस सपोज टेक Zn एज मेटल। किसी डाइल्यूट एसिड को हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिल सल्फ्यूरिक एसिड।
H2SO4 del. Can you tell me what will be the product of this reaction? सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए. You can, okay, this is not Ze, this is Zn, zinc. Tell me what will be the product. सिंपल है, थोड़ा सा सोचिए. Yes, tell me. ZnSO4 plus थोड़ा सा गलत हो गया. दिस इज ZnSO4 प्लस H2. ओके, ठीक है. सो व्हाट विल बी द जनरल फॉर्मूला फॉर दिस? मेटल प्लस डिल एसिड विल मेक, this is what? This is salt. Okay, this is hydrogen gas. So metal plus dill acid will make salt plus hydrogen gas. Done. कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जल्दी से. सपोज मेटल के लिए Na ले लेते हैं प्लस HCl. पहले समझ लीजिए, देन यू विल नोट डाउन. डन. एवरीथिंग इज डिल, ध्यान रखिएगा. एवरी एसिड Na प्लस HCl व्हाट विल बी फॉर्म्ड? वेरी सिंपल, NaCl. वेरी गुड. नेक्स्ट लेट अस टेक Ca के साथ अगेन H2SO4 ले लेते हैं. दिस विल अगेन मेक Ca. वेरी नाइस. और कुछ ले लेते हैं. लेट अस टेक Mg. इसके साथ HCl को मिला देते हैं. व्हाट विल इट मेक? MgCl2 प्लस H2. बहुत आसान सारे रिएक्शंस हैं. एवरीथिंग इज सॉल्ट. दिस इज हाइड्रोजन. सो वेरी सिंपल. डन. एक बात का आपको छोटा सा याद रखना है. इसके दौरान एक छोटी सी बात को आपको याद रखना है. देखिए, अच्छा, ये मैंने जब लिखा था Cu, इसके बाद क्या आता है? कैन यू टेल मी? H, उसके बाद Cu, उसके बाद क्या आता है? स्क्रीन ब्लर हो रही है. वेट, नहीं, स्क्रीन तो ठीक दिख रही है मुझे. कैसे ब्लर हो रही है? मुझे नहीं लग रहा है स्क्रीन ब्लर हो. ओके, एक बात को आपको ध्यान में रखना है. कैन यू टेल मी, इस H के बाद Cu आता है, उसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है Hg, Ag, Au. ये Ag, Au को हम क्या बोलते हैं? What is Ag and Au? This is argentinum, that is silver. This is aurum, that is gold. ये जो होते हैं, ये सारे कौन से मेटल होते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नोबल मेटल्स. अगर आपको याद होगा, दे डू नॉट रिएक्ट विथ एनीथिंग. ठीक है, तो Ag एंड Au किसी के साथ नहीं रिएक्ट करेंगे. ऑक्सीजन के साथ भी नहीं, वाटर के साथ भी नहीं, इसके साथ भी नहीं, एसिड के साथ भी नहीं. तो अगर आपको क्वेश्चन में किसी तरह वो दे दें कि Ag के साथ किसी का रिएक्शन करवा दे और कोई प्रोडक्ट बना दे, तो यू हैव टू मेक इट क्रॉस. ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि Ag एंड Au रिएक्ट करें. बेसिकली Cu भी बहुत कम रिएक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक Cu का एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जब हम Cu को ऑक्सीजन के साथ या फिर H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. Cu को रिएक्ट करवाना है अगर, तो हमें एक फेवरेबल कंडीशन उसको देना पड़ता है. बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर लाना पड़ता है. हीटिंग के बाद ही हम Cu को
रिएक्ट करवा सकते हैं वेरी इजली. वी कांट रिएक्ट दिस Cu विथ ऑक्सीजन और H2O और दिस Cu के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊं HCl का भी, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस. समझ आ रहा है ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव. ठीक है, ये हमारा अभी तक केमिकल रिएक्शन का हो गया है ना. केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ ऑक्सीजन, जिसमें हमने Na, Mg एंड Ca का देखा. ठीक है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके. सोडियम का मैंने बनाया सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम का कैल्शियम ऑक्साइड. रिएक्शन विथ वाटर, मेटल एंड वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, उसका भी एग्जाम्पल कुछ कुछ देख लिया. मैंने उस समय एक बात बताई थी कि सोडियम जो भी इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाले जो भी एलिमेंट्स हैं वो बहुत इजीली वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दे विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड. बट द मेटल्स विच आर not at the top position of this reactivity series, they can't react very easily with the water. That's why they can't form hydroxide and they will form oxide. तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने ये देखे थे. एल्यूमिनियम प्लस वाटर गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, देन मैग्नीशियम प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सो ऑन. उसके बाद हमने मेटल का रिएक्शन देखा डिल एसिड के साथ, जिसमें कि क्या बनाते हैं वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. उसके कुछ एक एग्जाम्पल्स थे. चाहे आप जिंक के साथ रिएक्ट कर लो, सोडियम के साथ रिएक्ट कर लो, उसको आप कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर लो, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर लो. सारे के सारे रिएक्शन के बाद वो बनाएंगे क्या? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. जिंक के साथ जिंक सल्फेट, सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम के साथ कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड. अब अगर मैग्नीशियम के साथ आप अगर सल्फ्यूरिक एसिड को कंबाइन करेंगे तो फिर मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस. सोडियम के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड को कंबाइन करेंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी तक कितने 3 रिएक्शंस हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई. अब वी विल गो टू द नेक्स्ट. ओके, सो चलिए फिर यहाँ तक हो गया तो आगे करते हैं अब. ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, मेटल. ये पूरा नोट डाउन हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसमें तो और कुछ लिखना नहीं था. चलिए, जो जहाँ पे लिखना हो तो मुझे थोड़ा सा पॉज कर दीजिएगा. ठीक है, और आपकी भी आवाज़ क्लियर आ ही रही है तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, चलिए डन. तो लेट अस स्टार्ट, रिज्यूम आवर क्लास देन. ओके, so tell me one thing. Just now we have discussed the reaction of metals with dill acid. Do you know this? What is this? HNO3. What is this? This is nitric acid. Nitric acid is very हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? विच कैन ऑक्सीडाइज द एलिमेंट और द और द केमिकल बाय विच इट रिएक्ट्स. तो ऑक्सीडाइज ये कैसे करता है? एम आई ऑडिबल, क्लियर, एवरीथिंग इज फाइन? ऑक्सीडाइज ये कैसे करता है? सपोज कीजिए कि ये HNO3 है. ठीक है, HNO3 जिस भी के साथ मिलेगा, सपोज कीजिए आप किसी एलिमेंट को मिला दीजिए इसके साथ, लेट अस टेक Zn को ही मिलाते हैं. Zn के साथ अगर ये HNO3 मिलेगा तो ये क्या करेगा? Zn को ऑक्सीडाइज कर देगा और ये खुद रिड्यूस हो जाएगा. अभी तक हमने क्या देखा था कि Zn को अगर हम HCl के साथ मिलाते हैं तो वो क्या बना रहा था? ZnCl2 + H2. ठीक है, तो ये
क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज करने के बाद ये खुद रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होकर के ये क्या बना देता है, N2O3। ये एक अलग ही केमिकल बना देगा। दैट्स वाई ये एक थोड़ा सा यूनिक फीचर है कि जब कभी हम इसके साथ रिएक्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये एक अलग ही बना देता है केमिकल। ठीक है। और एक बात, ये जो हाइड्रोजन जो इससे रिलीज होगा, दिस H2, ये हाइड्रोजन को भी ये ऑक्सीडाइज कर देता है एंड देन इट मेक्स वाटर। ठीक है। सो यहाँ H2 नहीं बनेगा, यहाँ वाटर बन जाएगा एंड दिस वन एडिशनल केमिकल विल बी फॉर्म्ड। तो इसको आप अपने ये से नोट डाउन कर ले, दिस इज अ वेरी शॉर्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज द फीचर ऑफ ऑक्साइड्स। फीचर्स ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स हमने सबसे पहले किया था डिस्कस, किसमें, जहां पे हमने पढ़ा था कि मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। याद आ रहा है? अभी अभी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। लेट्स टेक वन एग्जांपल, Na प्लस O2, ये क्या बना रहा था अगर आपको याद होगा तो, Na2O। हमने बनाया था Mg प्लस O2, ये बना रहा था MgO। ठीक है। अब ये जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, इसका जो फीचर होता है ये इसको नोट डाउन कीजिए। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। ये मैंने क्यों लिखा है मैं समझाता हूँ। देखिए, ये जो मेटल ऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, अगर आप इस मेटल ऑक्साइड को कंबाइन कर देते हैं वाटर के साथ, तो ये बना देगा बेस NaOH प्लस H2। ठीक है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप कंबाइन कर देते हैं वाटर के साथ, तो ये क्या बना देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस दिस। ठीक है। ये this you understood? This you understood? Okay. See, जब हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, देन ये बनाता है मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कर देते हैं, देन इट मेक्स बेस। इस हाइड्रोजन को रब कीजिए अभी, इसका दिस विल मेक बेस NaOH MgOH2। ये बेस क्यों है, कैन यू टेल मी व्हाई दिस इज बेस? बिकॉज मैंने आपको बेस एसिड बेस साल्ट जब बताया था, तो मैंने ये भी बताया होगा, ऑल एसिड्स गिव H+ आयन व्हाइल कंबाइनिंग विद द वाटर, ऑल बेसेस गिव OH- आयन व्हाइल कंबाइनिंग विद वाटर। सो दिस इज OH-। देखिए यहाँ भी OH- है। देखिए, अगर हम इसको पोटेशियम के साथ भी कनेक्ट कर दें, K2O प्लस H2O, then again it will make KOH. This is aqueous. ठीक है। This is again base. That's why the aqueous solution of metal oxide is basic in nature. This much is done. अब देखिए, कुछ एक मेटल ऑक्साइड्स के जो नेचर होते हैं वो थोड़ा सा यूनिक होता है। फॉर एग्जाम्पल Al2O3, this is a metal oxide. The second metal oxide is ZnO. I will give you time to note it down, so don't worry. The first metal oxide is Al2O3, the second metal oxide is ZnO. They both have unique character. What is that unique character? Whenever they will combine with water, ठीक है, जब हम इसको वाटर के साथ कनेक्ट करते हैं,
तो ये दो चीजें बनाता है। इन दोनों ऑक्साइड्स को, these two oxides are also called amphoteric. They are amphoteric oxides. Why they are amphoteric oxides? एक बार definition लिखिए amphoteric oxides का. What is amphoteric oxides? Write down. The oxides of aluminium and zinc. The oxides of aluminium and zinc gives both character, that is basic as well as acidic. Gives both the character basic as well as acidic. Gives both the character basic as well as acidic. This unique feature, ऐसे लिखिए, for this unique feature Al2O3 and ZnO are called amphoteric oxides. For this unique feature Al2O3 and ZnO are called amphoteric oxides. अभी मैं एग्जाम्पल दे करके भी आपको बताता हूँ कि क्यों इसको हम लोग एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों में देखते हैं. सी, अगर हम एसिडिक कैरेक्टर देखें ZnO का, तो ZnO को अगर आप NaOH के साथ मिला देते हैं, ठीक है, तो ये क्या बना देता है, Zn2 NaO2. Most probably this is the chemical that it forms. Na2ZnO2. Yes, this is Na2ZnO2. ZnO2. इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट. गौर से समझिए, देखिए, जब हम जिंक ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं तो ये एसिडिक नेचर शो करता है. दिस इज एसिडिक, दिस इज बेसिक. ये तो बेस है ही, ये तो आपको पता ही है. अब ये जो एसिड प्लस बेस मिल करके क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट प्लस वाटर. ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. अगर आपको क्लास 9th का याद है तो आपको ये भी याद होगा कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं. तो ये रहा एग्जाम्पल. यहाँ पर ZnO एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है. बट ऑन द अदर हैंड, सी, अगर हम ZnO को एक एसिड के साथ मिला देते हैं तो ये क्या बना दे रहा है, ZnCl2 प्लस H2O. यहाँ पर ये बेस की तरह काम कर रहा है. ये एसिड है, ये सॉल्ट है, ये तो वाटर है ही. तो देखिए, सॉल्ट, एसिड प्लस बेस इज मेकिंग सॉल्ट प्लस वाटर. ये भी रिएक्शन सही है. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ZnO एसिड की तरह भी काम करता है और ZnO बेस की तरह भी काम करता है. ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल को नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए. ऑल मेटल्स आर basic in nature. Metal oxides, the solution of metal oxide is basic in nature, but except ZnO and Al2O3, which are amphoteric oxides. That means they show acidic as well as basic characters. Note it down. Turn on your camera. I can't see you. Turn on. Okay. You have your stand? नो, आज भी स्टैंड नहीं मिला आपको. कहाँ रख देती हैं आप स्टैंड हर दिन? तो स्टैंड वगैरह कुछ एक बना लीजिए, या तो, क्योंकि ऐसे मैं देखता भी जाऊंगा ना, आप नोट डाउन कर रही हैं, क्या कर रही हैं, समझ रही हैं. दैट विल बी 2-way प्रोसेस. अच्छा, चलिए, उसको ऑन रखिए, या तो किसी तरह अगर आप होल्ड कर सकती हैं कहीं पर सामने में रख दीजिए एंड नोट इट डाउन फास्ट. समझ आया या नहीं?
डन. सॉरी, व्हाट आर यू सेइंग? नो और यस? नहीं मतलब समझ आया या नहीं? ओके, सो नोट इट डाउन. Done. Write down amphoteric oxides also. Write about amphoteric oxides also. ये HNO3 का जो यूनिक कैरेक्टर था दैट यू हैव नोटेड. HNO3 का यूनिक कैरेक्टर डन. फीचर्स ऑफ मेटल ऑक्साइड डन. एम्पोथेरिक ऑक्साइड डन. These three things I have now discussed. सारा हो गया. Should I rub now? Should I rub? Okay. Now see, we will now discuss about the reactivity series of the metal. What do you know about the reactivity series of metal? I have just told you the reactivity series. Potassium, sodium, magnesium, aluminium, zinc, ferrous that is iron, Pb that is lead. Okay. सॉरी, यहाँ पे एक इस जगह पर एक थोड़ा सा एक छूट गया. दिस इज Ca एंड देन Mg. ओके, सो यहाँ पर एक H आता है विच इज नॉन मेटल, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको. यू राइट Cu, उसके बाद Ag, उसके बाद Hg, उसके बाद Ag, उसके बाद Au. सारा का नाम आपको पता है, फुल फॉर्म पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना इसमें? ओके, चलिए अब देखिए इसके साथ. कैन यू टेल मी व्हाई हैव आई रिटन इट? कैन यू टेल मी मैंने ये क्यों लिखा? व्हाट इज द फीचर ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज? हम इसको बनाते क्यों हैं? इसको रिएक्टिविटी बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, है ना. इसको रिएक्शन सीरीज भी काफ़ी सारे जगह बोला जाता है. सो व्हाट इज द फीचर? द फीचर इज कि जो टॉप में है और जो बॉटम में है उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि टॉप वाला जो है हाईली रिएक्टिव है. दिस इज हाईली रिएक्टिव, दिस इज लीस्ट रिएक्टिव. रिएक्टिविटी डिक्रीज करते जाती है ऊपर से नीचे. अगर मैं आपसे बोलूं कि जिंक और कॉपर में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, व्हाट इज द आंसर? जिंक और कॉपर में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? What is more which one is the more reactive, zinc or copper? ज्यादा रिएक्टिव कौन है? see the chart and then tell me. Zinc is more reactive. So write down one thing. More reactive metals can, this is the कौन सा वाला नंबर का है ये केमिकल प्रॉपर्टी? फोर्थ है ना, ठीक है. मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स. दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी. अब इसके कुछ एग्जांपल्स
बहुत आसान आसान से अभी अभी आप बताइएगा एग्जाम्पल. K plus CuSO4. Tell me what will be the reaction, what will be the product. अगर मैं लिखूँ Zn plus FeSO4, what will be the product. अगर मैं लिखूँ Zn plus KCl, what will be the product. You will tell me all. अगर मैं लिखूँ Fe plus MgSO4, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा. एक एक करके बताइए. व्हाट इज K plus CuSO4. KSO4 प्लस Cu. अच्छा, ऐसा क्यों बनाया आपने. बैटरी फिर से लो हो गई. मैं क्या करूं अब इस बैटरी का. वेट, मुझे तो गॉट इट ही करना पड़ता है. दिख रहा है या नहीं. टेल मी. नहीं दिख रहा. दिख रहा है ना. गुड. सो टेल मी कि आपने क्या कहा. KSO4 कहा था, K2 नहीं कहा है आपने अभी. KSO4 प्लस Cu. KSO4 क्यों कह रही हैं. व्हाट इज द रीजन. KSO4 is more K is more reactive than Cu, that's why it will make KSO4 plus Cu. The reason is correct, but हाँ ये भी सही है, बस थोड़ा सा गलत है. यहाँ पे 2 दे दीजिए बस. This is K2SO4. ठीक है. Now tell me this, जिंक प्लस FeSO4, जल्दी से बताइए. ZnSO4. Are you sure? Are you sure? ZnSO4 plus Fe. Now tell me this, zinc plus, yes, this is correct. Zinc plus KCl. Here is the reactivity series. Here are the equations. There will be no reaction in this. There will be no reaction in this. Why? Because K is more reactive than Zn. Done. What will be this? Fe and MgSO4. Again no reaction. Because Mg is more reactive than Fe.